नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से गोल गुरु अकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। देखिए बहुत दिनों बाद क्लास हुई है, लेकिन बहुत शानदार क्लास होगी और अपना प्रयास रहेगा कि फरवरी एंड तक आपका जो पूरा सिलेबस है यूट्यूब पर करवा दिया जाए, खासकर लैब असिस्टेंट भूगोल का। आप लोगों को जानकर ये खुशी होगी कि अपनी दोनों किताबें ऑब्जेक्टिव व्याख्या सहित, जिसमें लगभग 5600 सवाल है व्याख्या सहित, तथा ये जो नोट्स हैं इनकी थ्योरी की किताब मार्केट में आ रही है, आज या कल में आ जाएगी। तो बुक डिपो से जाकर संपर्क कर लेना या ऑनलाइन ऑर्डर कर लेना। ऑनलाइन ऑर्डर के लिए अपना जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर लिंक दे रखा है, तो वहाँ से कर सकते हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि प्ले स्टोर से जाकर यदि आपने ऐप डाउनलोड किया और वहाँ से टेस्ट सीरीज दे रहे हो गोल गुरु अकेडमी पे, और दोनों किताबें, आपको लगेगा सर इतना बर्डन हो जाएगा, दोनों किताबें टेस्ट सीरीज और ये क्लासें, कुछ नहीं है भाई। घुमा फिरा के आपका रिवीजन है। टेस्ट सीरीज में वो फैक्ट है जो कहीं से सवाल बन सकते हैं और अपन ने इंक्लूड नहीं किए हैं या किसी भी किताब में नहीं दे रखे हैं, वो मैंने टेस्ट सीरीज की व्याख्या में डाली है। तो टेस्ट सीरीज प्ले स्टोर से जाके जरूर दीजिएगा। दोनों किताबें बहुत ही सरल भाषा में है, मजा आएगा। जैसे कक्षा 8 में जैसे किताबें आती है उस तरीके से आप लोगों के लिए प्रस्तुत किया गया है। और ये टेलीग्राम सॉरी यूट्यूब की जो क्लासें हैं वो आपके सामने ही है। तो बगैर किसी देरी के चलते हैं, आज अपन महासागरीय जल संचालन की बात करेंगे। कक्षा 11 का ये टॉपिक है, सेकंड लास्ट टॉपिक है। इसके बाद इसमें एक टॉपिक और बचेगा और फिर अपन पढ़ेंगे कक्षा 12। कक्षा 12 के मानव भूगोल पढ़ेंगे और दूसरी किताब अर्थव्यवस्था वाली, लोको वाली, उसको पढ़ेंगे। और उसके बाद अपना प्रैक्टिकल वाला पार्ट रहेगा। लगभग फरवरी एंड तक या 2-4 मास तक आपका संपूर्ण सिलेबस निःशुल्क यहाँ पर करवा दिया जाएगा। तो देखिए भाई, आज महासागरीय जल संचालन बहुत ही शानदार टॉपिक है, जिसमें अपन तीन चीजें पढ़ने वाले हैं। क्या क्या पढ़ने वाले हैं? तीन चीजें पढ़ने वाले हैं। पहला है महासागरीय धाराएं। महासागरीय धाराएं पढ़ेंगे, जिसमें क्या पढ़ेंगे? ठंडी धाराएं और गर्म धाराएं। यहां से सवाल बनता है। उसके बाद अपन तरंग पढ़ेंगे। तरंग क्या होती है, कौन सी तरंग किस प्रकार से अपने लिए महत्वपूर्ण रहती है। तरंग से ज़्यादा सवाल नहीं बनता, लेकिन इम्पोर्टेंट है। एनसीईआरटी की हर लाइन इम्पोर्टेंट है, तो इसको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। उसके बाद अपन पढ़ने वाले हैं जवार भाटा। जवार भाटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से सवाल बनता है। इसमें अपन निम्न जवार, दीर्घ जवार, भाटा वगैरह वगैरह पढ़ने वाले हैं। तो महासागर में जिस प्रकार से इस जल का संचालन होता है उसको अपन तीन भागों में बांटकर पढ़ेंगे, बहुत ही सरल भाषा में पढ़ेंगे। और आज तक की जो क्लासें ली गई है, आप स्टूडेंट लोगों को बहुत अच्छी पसंद आई है और उम्मीद करता हूं ये क्लास भी आएगी। देखिए, महासागरीय जल की गतिशीलता, आप सभी को पता है कि महासागरीय जल जो है गतिमान है। कैसा है? गतिमान है। महासागर का जल एक जगह ठहरा नहीं रहता। इसकी भौतिक विशेषता जैसे इसका तापमान, इसमें खारापन, इसका घनत्व तथा बाह्य बल, बाह्य बल जैसे सूर्य हो गया, चंद्रमा हो गया, वायु हो गया, ये सभी क्या करते हैं? इस महासागरीय जल को अपने प्रभाव में लेते हैं। अपने प्रभाव से इस महासागरीय जल को क्या करते हैं? गति प्रदान करते हैं। कैसे? देखो, तापमान, तापमान में फर्क होगा। कहीं पर अधिक तापमान है, कहीं पर कम तापमान है। तो जहां पर कम तापमान है वहां का जल ठंडा होता है और ठंडा जल भारी होता है, वो नीचे बैठता है। तो जब तापमान का फर्क होगा तब जल का क्या होगा? संचलन होगा। खारापन होगा, मतलब किसी में अवांछित तत्व है, ज्यादा घुले हुए, तो वो जल कैसा होगा? खारा जल होगा। खारा जल होगा तो नीचे बैठेगा और मीठा जल ऊपर रहेगा, मतलब खारापन होने से ही जल का संचलन होता है। घनत्व, अब देखो घनत्व में जब फर्क होगा तो जल का संचलन होगा। इसके अलावा अपन ज्वार भाटा में देखते हैं, सूर्य का आकर्षण हो, चंद्रमा का आकर्षण हो, या फिर बाह्य कणों में, बाह्य बलों में वायु है, तो यह भी क्या करते हैं? इस महासागरीय जल का संचलन करते हैं, इसे प्रभावित करते हैं। अब देखो, ये जो महासागर का जल होता है ना, ये दो प्रकार से गति करता है। एक तो इस तरीके से गति करता है और एक इस तरीके से गति करता है। जब इस तरीके से गति करता है तो इसे बोलते हैं क्षैतिजीय गति। जब इस तरीके से गति करता है इसे बोलते हैं ऊर्ध्वाधर गति। और ज्वार भाटा किसी कारण आता है, किस कारण आता है? ऊर्ध्वाधर गति के कारण ज्वार भाटा आता है। तरंग या फिर महासागरीय धाराएं,
महासागरीय धाराएं, लहरें क्षैतिज गति से संबंधित है, जबकि ज्वार भाटा ऊर्ध्वाधर गति से संबंधित है। पहला सवाल तो आपका यहीं से बन जाता है। तो क्या समझ में आया? जल गतिमान रहता है, इसको इसकी भौतिक विशेषता तथा बाह्य बल प्रभावित करते हैं। दो प्रकार से गति करता है, एक तो क्षैतिज और एक ऊर्ध्वाधर। क्षैतिज गति से ये प्रक्रियाएं होती है, ऊर्ध्वाधर गति से ये होती है। महासागरीय जल के गति के प्रकार देखो, महासागरीय धाराएं, ज्वार भाटा और तरंग, ये तीन प्रकार की गति अपन देखते हैं। महासागरीय धाराएं क्या होती है? एक निश्चित दिशा में बहते बड़े जल में बहते बड़ी मात्रा में जल का लगातार बहाव। मतलब ये आप देख रहे हो गायर्स यहाँ पर बन रहे हैं, इस प्रकार से गायर्स बन रहे हैं। मतलब भारी मात्रा में जल जो है एक जगह से दूसरी जगह गति करता है। मतलब जल एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचता है। ये क्या कहलाते हैं? महासागरीय धाराएं। आगे अपन पढ़ेंगे, गल्फ स्ट्रीम को पढ़ेंगे, लेब्राडोर के पढ़ेंगे कि लेब्राडोर ठंडी है, गल्फ स्ट्रीम गर्म है। दोनों का जहां मिलन होता है वहां मत्स्य उत्पादन के लिए बहुत शानदार दशाएं बनती है। तो वो है महासागरीय धाराएं। ज्वार भाटा देखो, सूर्य एवं चंद्रमा के आकर्षण के कारण महासागरीय जल का ऊपर उठना और नीचे बैठना क्या कहलाता है? ज्वार भाटा कहलाता है। इन दोनों की यदि बात करें तो ज्यादा प्रभाव किसका देखने को मिलता है? चंद्रमा का देखने को मिलता है, क्योंकि ये क्या है? पृथ्वी के नजदीक है। सूर्य की तुलना में पृथ्वी के नजदीक है और ये चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह भी है। अब देखो तरंग, इसमें क्या होती है? जल की क्षैतिज गति होती है, ना कि ऊर्ध्वाधर। तरंगों में जल गति नहीं करता, जल गति नहीं करता, बल्कि जल में जो है ऊर्जा, ऊर्जा उसको गतिशील बनाती है। इस तरीके से आपको चलता हुआ नजर आता है, लेकिन जल के कण वहीं रहते हैं, उसमें ऊर्जा का संचलन होता है, लेकिन तरंग के आगे बढ़ने का क्रम जारी रहता है। मतलब उसमें ऊर्जा लगती है, उस ऊर्जा से वो तरंग इस तरीके से आपको नजर आती है। जैसे इस तरीके से लहरें होती है ना, तो जल तो एक जगह ही रहता है, लेकिन उसमें उष्मा ऊर्जा रहने के कारण वो इस तरीके से आगे बढ़ता हुआ नजर आता है। तरंग क्या है? तरंग वास्तव में ऊर्जा है भाई। क्या है? ऊर्जा है, मैंने आपको बता दिया। इस तरीके से जो है ऊर्जा है, जो कि महासागरीय सतह के आगे पार गति करते हैं। तरंगों में जल कण छोटे वर्ताकार रूप में गति करते हैं। इस तरीके से ये तरंगे आप देखते हो, कई बार आता है ना, अरे आप डीडी स्पोर्ट्स वगैरह पे देखते हो, इस तरीके से तरंगे जो है चलती रहती है, उनके साथ साथ वो ऊपर क्या है, इस तरीके से वो स्पोर्ट्समैन अलग अलग क्रियाएं करते रहते हैं। तो वर्ताकार जल के कण छोटे वर्ताकार रूप में गति करते हैं। वायु जल को ऊर्जा प्रदान करती है, जिससे तरंग उत्पन्न होती है। वायु के कारण तरंगे महासागर में गति करती है तथा ऊर्जा तटरेखा पर नियुक्त होती है। जैसे जैसे ऊर्जा आगे बढ़ती जाती है, तटरेखा तक पहुंचती है और वहां जाके समाप्त हो जाती है। तो तरंग का मतलब क्या है? कि ये वास्तव में जल नहीं है, एक ऊर्जा है, और इस ऊर्जा का संचलन इस जल में होता है। तो अपने को जल आगे बढ़ता हुआ नजर आता है, हकीकत में वो ऊर्जा होती है, जल आगे नहीं बढ़ता। आगे चलते हैं। तरंगों की यात्रा देखो, तट के पास पहुंचने, टूटने या सफेद बुलबुलों में सर्प की भांति घुलने से पहले तरंगे हजारों किलोमीटर की यात्रा करती है। देखो तरंगे जो है हजारों किलोमीटर यात्रा करने के बाद क्या होती है? तट पर जाकर समाप्त हो जाती है। आपको समुद्र में ऐसे झाग से बाहर नजर आए हुए दिखते हैं ना, वो क्या होते हैं? वो तरंग की समाप्ति का संकेत होता है। अब देखो, एक होती है युवा तरंग, एक होती है नियमित तरंग। अपेक्षाकृत ढाल वाली होती है तथा संभवतः स्थानीय वायु के कारण बनती है। तो युवा तरंगे जो है स्थानीय वायु के कारण बनती है। नियमित तरंगे कम एवं नियमित गति वाली तरंगों की उत्पत्ति दूरस्थ स्थान पर होती है। मतलब एक गोलार्ध से दूसरे गोलार्ध की ओर ये यात्रा कर लेती है। ये तरंगे कैसी होती है? नियमित तरंगे होती है। तो यहाँ तक समझ में आया। एनसीईआरटी की टर्मोलॉजी शब्दावली के अलावा यहाँ पर कुछ भी ऐड नहीं किया गया है, तो बहुत अच्छी तरीके से छापना है और बिल्कुल 99% आपको समझ में आएगा। 1% नहीं आता है तो भी उसको छाप लेना, क्योंकि एनसीईआरटी की भाषा है भाई। बहुत सारे अभ्यर्थियों के मैसेज आते हैं कि सर 130-35 पोस्ट में हमारा नंबर आ जाएगा क्या? अरे भाई, ईमानदारी से पढ़ने वाला व्यक्ति जो है
उसका एक पोस्ट में भी नंबर आ जाता है। वो कभी पोस्ट नहीं देखता, वो अपनी तैयारी देखता है। तरंग की गति का सिद्धांत। देखो, तरंगे गति करती है क्योंकि वायु जल को प्रभावित करती है, जबकि गुरुत्वाकर्षण बल तरंगों के शिखरों को नीचे की ओर खींचता है। मतलब इस तरीके से आप देख सकते हैं, ये देखो, ये तरंग है, ये ऊर्जा का संचलन होता रहता है। गिरता हुआ जल पहले गर्त को ऊपर की ओर धकेलता है एवं तरंगे नए स्थिति में गति करती है। मतलब ये जो है लैंग्वेज मैंने तो छोड़ा नहीं है कुछ भी एनसीईआरटी का, इसलिए यहाँ पर लिखिए। लेकिन तरंग जो है इस तरीके से चलती है, ये याद रखना। इसमें जल का संचलन नहीं, ऊर्जा का संचलन होता है। महत्वपूर्ण, तरंगों के नीचे जल की गति कैसी होती है? वर्ताकार होती है भाई। तरंगों में जल की गति कैसी होती है? वर्ताकार होती है। आती हुई तरंग पर वस्तुओं का वहन आगे तथा ऊपर होता है। अब देखो, जब तरंग आती है तब वस्तुओं का वहन जो है आगे की तरफ होता है तथा ऊपर की ओर होता है, एवं लौटती हुई तरंग में नीचे और पीछे की तरफ होता है। ये दो फैक्ट यहाँ पर याद रखना। अब तरंग में क्या याद रखोगे, ज्यादा यहाँ से सवाल नहीं बनते। तरंग में देखो, जल का संचलन नहीं होता, ऊर्जा का संचलन होता है। आती हुई तरंग जो है वस्तुओं का वहन आगे की तरफ और ऊपर की ओर तरफ करती है तथा जाती हुई तरंग नीचे और पीछे की तरफ करती है। ये चीजें याद रखना, ये आपको यहाँ पर दिख जाएगा। देखो, पीछे लौटती हुई इस तरीके से पीछे की ओर करती है, बढ़ती हुई इस तरीके से आगे की तरफ। तरंगों की विशेषता। अब देखो, तरंगों में क्या बनता है, इस तरीके से जब तरंगे चलती है तो एक तो क्या बनता है, शिखर बनता है, और एक क्या बनता है, गर्त बनता है। तो देखो, एक तरंग के उच्चतम और निम्नतम बिंदुओं को क्या कहते हैं, शिखर व गर्त कहते हैं। सबसे ऊपर वाला भाग शिखर कहलाता है, सबसे नीचे वाला भाग गर्त कहलाता है। तरंग की ऊंचाई, ये एक तरंग के गर्त के आधे स्थल से शिखर के ऊपरी भाग तक की ऊर्ध्वाधर दूरी क्या कहलाती है? देखो, यहां से लेके यहां तक जो है, यहां से लेके यहां तक जो है, ये क्या कहलाएगी, तरंग की ऊंचाई कहलाएगी। तरंग का आयाम, ये तरंग की ऊंचाई का आधा होता है भाई, तरंग की ऊंचाई का आधा होता है आयाम। तो ये फैक्ट याद रखना। तरंग का शिखर व गर्त, सबसे ऊपरी भाग शिखर, सबसे नीचा भाग गर्त। तरंग की ऊंचाई जो है गर्त के आधे स्थल से लेके ऊपरी शिखर तक होती है। आयाम इसकी ऊंचाई का आधा होता है। तरंग का काल, एक निश्चित बिंदु से गुजरने वाले दो लगातार तरंग शिखरों या गर्तों के बीच का समय अंतराल जो है, समय अंतराल जो है, ये क्या कहलाता है, ये क्या कहलाता है, तरंग का काल कहलाता है। चाहे तो वो दो शिखर के लगातार हो सकते हैं या दो फिर गर्तों के बीच का समय अंतराल हो सकता है। तरंग दैर्ध्य, ये दो लगातार शिखरों या गर्तों के बीच की क्षैतिजीय जो दूरी है, क्षैतिजीय जो दूरी है, ये क्या कहलाता है, तरंग दैर्ध्य कहलाता है। तरंग की गति, जल के माध्यम से तरंग के गति करने की दर को क्या कहते हैं, तरंग गति कहते हैं, तथा इसे नोट में मापा जाता है। ये नोट जो है दिमाग में उतार लेना भाई। तो सारी की सारी टर्मोलॉजी जो तरंग से बनती है वो अपन ने समेट ली है, जो एनसीईआरटी में और दे रखी है। तरंग आवर्ती, ये 1 सेकंड के समय अंतराल में दिए गए बिंदु से गुजरने वाली तरंगों की संख्या है, वो तरंग आवर्ती कहलाती है। तो सारे के सारे 6-7 जो ये टर्म है, ये आप छाप लेना भाई। अब देखो, ज्वार भाटा। तरंग पटली, तरंग के बाद में ज्वार भाटा देखेंगे। इंपॉर्टेंट इसलिए लिखा है कि 101% यहां से सवाल आएगा। ये क्लास लैब असिस्टेंट के लिए तो है ही है, इसके अलावा जो कक्षा 11 और 12 के बच्चे हैं उनके लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण रहने वाली है। साथ ही साथ जो स्कूल व्याख्याता की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एनसीईआरटी का जो पार्ट आता है 40%, यहां से बाहर उनके सवाल भी नहीं जाने वाले। देखो भाई, ज्वार भाटा क्या है, चंद्रमा, चंद्रमा को याद रखना पूरे ज्वार भाटा में। कुछ आता या नहीं आता, चंद्रमा छाप देना। यदि आपको ज्वार भाटा में कुछ नहीं आता और आपको चंद्रमा नाम दिखता है तो चंद्रमा ही सबसे महत्वपूर्ण कारण है ज्वार भाटा का। चंद्रमा एवं सूर्य के आकर्षण के कारण दिन में एक बार या 2 बार समुद्र तल का नियत काल उठने या गिरने को क्या कहते हैं, ज्वार भाटा कहते हैं। ये जो पृथ्वी है इस पर, यहां पर मान लो ये चंद्रमा है, तो दिन में एक बार यहां पर क्या आएगा, प्रत्यक्ष ज्वार आएगा। यहां पर अपकेंद्रीय बल के कारण अप्रत्यक्ष ज्वार आएगा। यहां पर प्रत्यक्ष भाटा
और यहाँ पर है प्रत्यक्ष भाटा। मतलब दिन में 2 बार जवार और 2 बार भाटा आएगा। ठीक है भाई, प्रत्येक में जो फर्क है वो 6 घंटे 13 मिनट का है। मतलब एक जगह प्रत्यक्ष जवार के बाद दूसरा जब इसी जगह आएगा तो आपको 24 घंटे और 52 मिनट के बाद देखने को मिलेगा। आगे देखेंगे। देखो, जवार भाटा नियमित और पूर्वानुमानित घटना को चंद्रमा और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण से होती है। ये देखो, नियमित होता है और पूर्वानुमानित होता है कि ज्वार भाटा आएगा। अब देखो, मोहर्मी, एक ही शब्द आता है मोहर्मी, बाकी तो अपन इस पूरे टॉपिक में ज्वार भाटा पढ़ेंगे। देखो, जलवायु पुष्ट संघी प्रभाव, जैसे वायु एवं वायुमंडलीय दाब में परिवर्तन के कारण जल की गति जो होती है वो क्या कहलाती है? मोहर्मी कहलाती है। और ये ज्वार भाटा की तरह नियमित नहीं होते हैं भाई। ये एक शब्द आया है एनसीईआरटी में, तो यहाँ पर इसको इंक्लूड किया है। अब देखो, यहाँ पर ये सूर्य है, ये यहाँ पर मून है, चंद्रमा जो कि पृथ्वी का उपग्रह है। तो जब ये स्थिति होती है, ये स्थिति होती है तो ज्वार कैसा आता है? लघु ज्वार आता है। कैसा? लघु ज्वार आता है। ये जब तीनों एक सिद्ध में होते हैं तब क्या आता है? दीर्घ ज्वार आता है। लास्ट में मैं एक मैप के माध्यम से आपको बताने का प्रयास करूंगा। ज्वार उत्पन्न करने वाले बल। देखो, ज्वार जिसे टाइड्स अपन कहते हैं, समुद्र के जल का नियमित उत्थान और पतन है। ये तो उत्थान हो गया और ये पतन हो गया। ये क्या है? ज्वार और भाटा की क्रिया है, जो मुख्यतः चंद्रमा और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ज्वार भाटा आने का मुख्य कारण चंद्रमा और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण तथा पृथ्वी के घूर्णन के कारण होता है। मतलब पृथ्वी के अपकेंद्रीय बल के कारण, अपकेंद्रीय बल के कारण। तो पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल और चंद्रमा व सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ज्वार भाटा आता है। ज्वार उत्पन्न होने के प्रमुख बल अपन अच्छे से देखते हैं। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल। देखो, ज्वार का सबसे मुख्य कारण क्या है? चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल है भाई। क्या है? चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल है। चंद्रमा पृथ्वी के निकट है। एक मिनट भाई, फोन है ना। हाँ मेरी बात। यार मैं तो मैं बंक जगह हूँ, नहीं तो जाएगी। मैं क्लास ले पर फोन करूँ तुम पर। देखो भाई, शादियों का सीजन है तो जीवन के न्योते आते रहते हैं, है ना? आपके भी आए होंगे, लेकिन एग्जाम तक कोई जीवन नहीं जीवना है। कोई जीवन नहीं जीवना, बाद में आराम से हमारी तरह जीवना। वरना देखो, जहाँ जाओगे ना वहाँ आपके जान पहचान वाले आपको बोलेंगे, 10 लोगों के सामने बुला के बोलेंगे, और भाई क्या करता है? जीवन ही जीवता है या पढ़ाई वढ़ाई करता है? तो आपको वहाँ शर्मिंदगी महसूस ना हो, इसलिए एक बार अच्छे से जोर लगा दो, ये जीवन वीमन यही रहेंगे भाई, है ना? चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल। ज्वार का सबसे प्रमुख कारण क्या है? चंद्रमा है। चंद्रमा पृथ्वी के निकट है, इसलिए उसका प्रभाव सूर्य से अधिक होता है। देखो, ये मान लो पृथ्वी है, ये सूर्य है, लेकिन चंद्रमा जो है, चंद्रमा हमेशा सूर्य से नजदीक रहता है पृथ्वी के, इस कारण इसका प्रभाव ज्यादा नजर आता है। इस कारण ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ज्वार में। चंद्रमा की ओर वाले भाग में जल का ऊपर उठना क्या कहलाता है? उच्च ज्वार कहलाता है। तो चंद्रमा की साइड वाला जो उच्च ज्वार आता है, इसे ही क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष ज्वार कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष ज्वार कहते हैं। पृथ्वी के विपरीत दिशा में भी एक उच्च ज्वार बनता है। वो किससे? पृथ्वी के अपकेंद्रीय बल के कारण बनता है। और इस ज्वार को क्या कहते हैं? अप्रत्यक्ष ज्वार कहा जाता है। क्या कहते हैं? अप्रत्यक्ष ज्वार इसे कहा जाता है। ठीक है भाई, यहां तक कंप्लीट है। आगे चलते हैं। अब देखो, दूसरा बल जो है वो है आपके सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल। कौन सा बल है? सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल। देखो, सूर्य का द्रव्यमान बहुत बड़ा है, परंतु अधिक दूरी होने से प्रभाव इसका कम होता है। चंद्रमा की तुलना में इसकी दूरी पृथ्वी से ज्यादा है। जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीध में होते हैं, मतलब सीजी की, सीजी की, जब ये तीनों एक सीध में होते हैं, उस क्रिया को क्या कहते हैं? उस स्थिति को क्या कहते हैं? सीजी की। क्या कहते हैं? सीजी की।
जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीध में होते हैं तब या तो अमावस्या होती है या पूर्णिमा होती है। क्या होती है? या तो अमावस्या होती है या पूर्णिमा होती है। इस समय जो ज्वार आता है वो कैसा आता है रे? वो प्रबल ज्वार आता है, उच्च ज्वार आता है, भयंकर ज्वार आता है। जब सूर्य और चंद्रमा 90 डिग्री पर होते हैं अष्टमी, तब सप्तमी या अष्टमी, तब क्या आता है? निम्न ज्वार आता है। अब आपको समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल समझ में आया, लेकिन फिर बताऊंगा कि बहुत अच्छी तरीके से इसको पढ़ते हैं। मान लो ये क्या है? ये है आपके पृथ्वी। क्या है? पृथ्वी है, ठीक है। ये क्या है? ये यहां पर, ये क्या है? सूर्य है। क्या है? सूर्य। अब देखो ये है यहां पर चंद्रमा। क्या है? मून है। एक तो ये स्थिति होती है। अब ये मून क्या करता है? ये पृथ्वी के एंटी क्लॉकवाइज चक्कर लगाता है इस तरीके से। एक बार यहां पर आता है, एक बार ये यहां पर आता है, और एक बार ये यहां पर आता है। इस तरीके से ये क्या करता है? पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। पृथ्वी खुद सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। ये जो जब चक्कर लगाता है मून, इसे कितना समय लगता है? 27.5 दिन का समय लगता है, ठीक है। अब आप कमेंट बॉक्स में बताओगे कि चंद्रमा अपने अक्ष पर जो है कितने समय में घूमता है। अब देखो ये स्थिति रहती है, इधर सूर्य है, इधर पृथ्वी है, बीच में मून है। जब ये स्थिति होती है, जब ये स्थिति होती है, तब क्या होता है? सूर्य ग्रहण होता है। क्या होता है? सूर्य ग्रहण होता है। और ज्वार कैसा आएगा? उच्च ज्वार आएगा, प्रबल ज्वार आएगा। कैसा ज्वार आएगा? प्रबल ज्वार आएगा। अब देखो भाई, तो ये वाली जो स्थिति है इसमें क्या आएगा? प्रबल ज्वार आएगा। अब देखो चंद्रमा इधर से इधर चला जाता है, मतलब ये समकोण की स्थिति बन जाती है। समकोण की स्थिति बन जाती है तो जो है निम्न ज्वार आएगा। कैसा आएगा? निम्न ज्वार आएगा। कैसा ज्वार आएगा? निम्न ज्वार आएगा। अब वापिस जब ये स्थिति होती है, सीजी की स्थिति होती है, और इस समय क्या होता है? इस समय होता है चंद्र ग्रहण। क्या होता है? चंद्र ग्रहण होता है। और ये चंद्र ग्रहण कब होता है? पूर्णिमा के दिन। कब होता है? पूर्णिमा के दिन। कब होता है? पूर्णिमा के दिन होता है। तो इस समय भी क्या आएगा? प्रबल ज्वार आएगा। क्या आएगा? प्रबल ज्वार आएगा। अब वापिस देखो जब ये स्थिति होगी, ये स्थिति होगी, तो वापिस जो ज्वार है वो कैसा होगा? कमजोर होगा। क्या होगा? कमजोर होगा। तो ये स्थिति बनती है इस तरीके से। जब सिजिकी की स्थिति होती है, तीनों एक सीध में होते हैं, वो सूर्य ग्रहण कब होता है? अमावस्या के दिन होता है ना। और चंद्र ग्रहण कब होता है? पूर्णिमा के दिन होता है। तो पूर्णिमा, अमावस्या, इस समय क्या होता है? दीर्घ ज्वार आता है। और देखो या मान लो सूर्य ग्रहण हुआ है, मतलब क्या है? अमावस्या है। तो अमावस्या के बाद में वापिस इधर चलेंगे तो कौन सा आएगा? शुक्ल पक्ष आएगा। तो शुक्ल पक्ष की सप्तमी या अष्टमी के दिन इस प्रकार का ज्वार आएगा। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश। चतुर्थांश। इसे बोलते हैं सेकेंड चतुर्थांश। इसे बोलते हैं थर्ड चतुर्थांश। और इसे बोलते हैं फोर्थ चतुर्थांश। अब आपको कोई पूछे दीर्घ ज्वार कब आता है, तो दीर्घ ज्वार आएगा आपके सेकंड और फोर्थ में। निम्न ज्वार की स्थिति कब होगी? प्रथम चतुर्थांश और तृतीय चतुर्थांश में। आसानी से आपको समझ में आया होगा। बहुत अच्छी तरीके से मैंने यहाँ पर समझाने का प्रयास किया है। तो दो चीजें नहीं बल्कि चार चीजें यहाँ पर याद रखना कि जब ऐसी स्थिति होगी तो दीर्घ ज्वार आएगा, ऐसी स्थिति होगी तो दीर्घ ज्वार आएगा, जब ऐसी स्थिति होगी तब कैसा? निम्न ज्वार आएगा। अब देखो यहां पर अमावस्या हो गई, तो अमावस्या के बाद कौन सा पक्ष आता है? शुक्ल पक्ष आता है। तो शुक्ल पक्ष की एकम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी और अष्टमी के दिन ये निम्न ज्वार आएगा। वापिस देखो इधर चलेंगे तो ये आ जाएगा पूर्णिमा। पूर्णिमा के बाद में क्या आएगा? कृष्ण पक्ष आएगा। तो कृष्ण पक्ष की जो सप्तमी और अष्टमी है,
ये वापिस जो है समकोणीय स्थिति है, इस समय भी क्या आएगा, निम्न ज्वार आएगा। तो सप्तमी और अष्टमी के दिन क्या आता है, निम्न ज्वार आता है। अमावस्या और पूर्णिमा के दिन दीर्घ ज्वार की स्थिति बनती है। आगे देखो, तीसरा जो बल है वो कौन सा है, पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल। कौन सा है, पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल है। इसको बहुत अच्छी तरीके से देखना भाई। देखो, पृथ्वी और चंद्रमा एक साझा द्रव्यमान केंद्र के चारों ओर घूमते हैं। इस घूर्णन से उत्पन्न अपकेंद्रीय बल पृथ्वी के चंद्रमा से विपरीत दिशा वाले भाग में जल को ऊपर उठाता है। मान लो ये क्या है, अर्थ है, पृथ्वी है, ये क्या है, मून है। तो यहां इसके प्रभाव से इस तरफ क्या है, जल ऊपर उठता है। अरे ज्वार भाटा होता क्या है, जो सी लेवल है, सी लेवल से जल का ऊपर उठना ज्वार कहलाता है, और उस सी लेवल से जल का नीचे बैठना क्या कहलाता है, भाटा कहलाता है। सामान्य शब्दों में ये कहे कि जब समुद्र में बाढ़ आती है तो वो ज्वार कहलाता है, और जब जल नीचे चला जाता है वो भाटा कहलाता है। कुछ नहीं है। अब देखो, इधर चंद्रमा वाले पार्ट में जब जल का ऊपर उठना होता है तो ये क्या है, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक इसके विपरीत पृथ्वी के अपकेंद्रीय बल के कारण जब जल ऊपर उठता है तो इसे क्या कहेंगे, अपकेंद्रीय बल के कारण उत्पन्न ज्वार या अप्रत्यक्ष ज्वार। ये कहलाता है अप्रत्यक्ष ज्वार, और ये कहलाता है प्रत्यक्ष ज्वार। इसी कारण एक दिन में सामान्यतः दो उच्च और दो निम्न ज्वार आते हैं। मतलब ये दो उच्च और दो निम्न ज्वार आते हैं। ठीक है भाई। आगे देखिए भाई, दो ज्वार भाटाओं की उत्पत्ति। गुरुत्वाकर्षण बल चंद्रमा और सूर्य दोनों का हो गया, पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल, दोनों मिलकर पृथ्वी पर निम्न दो महत्वपूर्ण ज्वार भाटाओं की उत्पत्ति करने में उत्तरदायी है। देखो, चंद्रमा की तरफ वाला ज्वार कैसा होता है, दीर्घ ज्वार होता है, प्रबल ज्वार होता है। चंद्रमा की तरफ वाले पृथ्वी के भाग पर एक ज्वार उत्पन्न होता है जहां गुरुत्वाकर्षण आकर्षण अधिक होता है, जिसे दीर्घ ज्वार आता है। ठीक इसके विपरीत वाले भाग में चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण आकर बल दूर से उसकी दूरी के कारण कम होता है। विपरीत भाग पर क्या होता है, कम होता है। तब कौन सा बल, पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल जो है वहां पर ज्वार उत्पन्न करता है। तो एक समय में क्या है, दो ज्वार आते हैं, लेकिन वो विपरीत दिशा में आते हैं। सेम इसी जगह वापिस ज्वार को आने में कितना समय लग जाएगा, 24 घंटे 52 मिनट। ठीक है, ये क्यों लगेगा, क्यों लगेगा, अरे भाई पृथ्वी जो है परिक्रमण गति के साथ परिभ्रमण गति भी तो करती है, परिभ्रमण गति करती है, और चंद्रमा भी अपने अक्ष पर क्या करता है, घूर्णन करता है। तो ये जो है एक दिन में 24 घंटे में स्थिति थोड़ी बहुत बदल जाती है, और उस स्थिति के बदलने से ही ये 52 मिनट का फर्क आता है। अब देखो, ये चंद्रमा है, इसके सामने वाला ये ज्वारीय उभार, ये दीर्घ ज्वार है। इसके ठीक विपरीत अपकेंद्रीय बल के कारण जो है ये उभार आता है, इसे अप्रत्यक्ष ज्वार कहते हैं। ये अपकेंद्रीय बल के कारण होता है। ये दोनों परिणाम इस तरीके से आपको नजर आएंगे। पृथ्वी के विभिन्न भागों पर बल, एक बार पानी पी लेते हैं भाई। देखो, चंद्रमा के निकट वाले भाग, अपकेंद्रीय बल की अपेक्षा गुरुत्वाकर्षण बल अधिक होता है, इसलिए ये बल चंद्रमा की ओर ज्वारीय उभार कारण बनता है। ठीक वही है, चंद्रमा वाले सामने वाला जो भाग है वहां पर दीर्घ ज्वार आता है। दूसरी ओर चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी से दूसरी तरफ कम होता है, क्योंकि ये भाग चंद्रमा से अधिकतम दूरी पर होता है। इस कारण यहाँ पर अपकेंद्रीय बल जो है प्रभावशाली रहता है। पृथ्वी के धरातल पर क्षैतिज ज्वार उत्पन्न करने वाले बल ऊर्ध्वाधर बलों से अधिक महत्वपूर्ण होते हैं, जिनसे ज्वारीय उभार पैदा होता है। अब देखो, ये मैंने वैसे तो बता दिया, लेकिन वापस देख लेते हैं। ये क्या है, सूर्य है, ये पृथ्वी है, ये चंद्रमा है। ये देखो, चंद्रमा इस तरीके से गति करता है, ठीक है, और ये पृथ्वी भी सूर्य की इस तरीके से गति करती है। जब पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य एक सीध में होते हैं तब क्या आता है, दीर्घ ज्वार आता है। जब ये समकोणीय स्थिति पर होते हैं तो लघु ज्वार आता है। क्या आता है, लघु ज्वार आता है। वही है लघु ज्वार, प्रथम और क्या है, प्रथम और तृतीय, प्रथम और तृतीय। ठीक वही है, तृतीय चतुर्थांश बोल दो या चतुर्थ तृतीय सप्ताह बोल दो। ठीक है, ये लघु ज्वार प्रथम सप्ताह बोल दो। तो मतलब क्या है,
1 और 3, मतलब प्रथम चतुर्थांश और तृतीय चतुर्थांश में लघु जवार आता है, दूसरे और चौथे में क्या आता है, दीर्घ जवार आता है। अच्छे से समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। अब देखो, सबसे ऊंचा जवार कन्नाडा में एक फंडी की खाड़ी, सबसे ऊंचा जवार आता है। विश्व का सबसे ऊंचा जवार भाटा कन्नाडा के नेवार कोशिया में स्थित फंडी की खाड़ी। फंडी की खाड़ी जो है उत्तरी अमेरिका के कन्नाडा में है, यहां पर आता है। जवारी उबार की ऊंचाई कितनी होती है, 15 से 16 मीटर ऊंचाई होती है भाई। एक जवार आने में जो समय लगता है वो कितना लगता है, 6 घंटे या 6 घंटे 13 मिनट। 2.4 अपन ऐसे बोल सकते हैं, चतुर्थांश, एक चतुर्थांश तो बोले 6 सही 1/4 घंटे एक जवार आने में समय लगता है। जवारी उबार की गति कितनी रहती है, 2.4 मीटर प्रति घंटा इसकी रहती है भाई। ठीक है, प्रति मिनट ऊपर उठने की दर कितनी रहती है, 4 सेंटीमीटर प्रति मिनट, ये इसकी दर रहती है। एनसीईआरटी के आंकड़े हैं और ये वास्तविक आंकड़े हैं भाई। ठीक है, आगे चलते हैं। ज्वारी उबार को प्रभावित करने वाले कारक, तो कारक सिंपल सी बात है, महाद्वीपीय मग्न तट जो है, अपन ने समुद्र की स्थिति देखी थी ना, समुद्री अधे स्थल की स्थिति देखी थी कि ये मान लो तट है, ये क्या है, महाद्वीप है। क्या है, महाद्वीप है। महाद्वीप के बाद जैसे ही ये समुद्र स्टार्ट होता है, ये इस तरीके से जो है स्थिति बनती है, तो ये सबसे पहला क्या कहलाता है, महाद्वीपीय मग्न तट कहलाता है। ये क्या कहलाता है, महाद्वीपीय ढाल कहलाता है। इसके बाद ये क्या कहलाता है, महाद्वीपीय उबार कहलाता है। ये महाद्वीपीय मैदान कहलाते हैं, ये गर्त कहलाते हैं। तो ये जो स्थितियां हैं सबसे पहले वाला क्या है, महाद्वीपीय मग्न तट, ये इसको प्रभावित करता है। मध्य महासागरीय द्वीप भी इसको प्रभावित करते हैं, जवार नद और खाड़ियां भी इसको प्रभावित करते हैं, और शंकुआकार खाड़ियां भी इसको प्रभावित करते हैं। तो ज्वारी उबार को प्रभावित करने वाले ये निम्न कारक जो है आपके एनसीईआरटी में दे रखे हैं। अब आप सोचोगे सर ये ज्वार भाटा आता है तो इस ज्वार का जो है अपने का क्या उपयोग है। देखो, ये मान लो क्या है, सी लेवल है। ये क्या है, सी लेवल है। तो इस सी लेवल से ये जब इस तरीके से ऊपर उठता है जल, ये क्या कहलाता है, ज्वार कहलाता है। और जब इस सी लेवल से, इस सी लेवल से ये इस तरीके से, ये इस तरीके से नीचे जाता है जल, ये क्या कहलाता है, बाटा कहलाता है। ये क्या है, ये ज्वार बाटा है। अब इस ज्वार का क्या उपयोग है, तो इसके बहुत सारे उपयोग है। देखो, मान लो कोई बड़ा जहाज है, वो समुद्र के थोड़ा किनारे से दूर रखेगा तो लहरें आएगी, मतलब ज्वार आएगा, ऊपर उठेगा, तो उस जहाज को तट के किनारे पर पहुंचा देगा। एक तो ये इसका उपयोग रहता है। दूसरा दूसरा क्या रहता है, नौकायन करने में, है ना, नहीं तो तट से दूर होता है। तीसरा, देखो जैसे ही ज्वार आता है तो उसके साथ उस पानी में मछलियां आती है, तो मछली पकड़ने में भी ये महत्वपूर्ण अपना रोल अदा करता है। तो बहुत सारे इसके उपयोग है। अब देखो, ज्वारीय धारा, जब ज्वार भाटा द्वीपों के बीच से या खाड़ियों या ज्वार नद मुख्य से होकर गुजरती है तो इसे क्या कहते हैं, ज्वारीय धारा कहते हैं। मतलब ये ज्वार के साथ वाली धारा, जल का संचरण ज्वारीय धारा कहलाती है। अब इसके वर्गीकरण की बात करते हैं, तो ज्वार की आकृति, उसकी दिशा और गति में स्थानीय व सामयिक भिन्नता पाई जाती है। ज्वार भाटाओं को उनकी बारंबारता, एक दिन में या 24 घंटे में, या उनकी ऊंचाई के आधार पर विभिन्न प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है। आवर्ती पर आधारित बात करें तो दिन में कितनी बार ज्वार आता है, ये इसकी आवर्ती के आधार पर हो गया, और ऊंचाई के आधार पर, मतलब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी की स्थिति के अनुसार उसकी ऊंचाई क्या रहती है। तो ये है ज्वार भाटा का वर्गीकरण। आवर्ती के आधार पर बात करें तो अर्ध दैनिक ज्वार, एक होता है दैनिक ज्वार और एक आता है मिश्रित ज्वार। ये क्या है, आवर्ती के अनुसार। अर्ध दैनिक ज्वार ये सबसे सामान्य ज्वारीय प्रक्रिया है। क्या है, सबसे सामान्य ज्वारीय प्रक्रिया है, जिसके अंतर्गत प्रत्येक दिन 2 उच्च और 2 निम्न ज्वार आते हैं। 2 लगातार उच्च व निम्न ज्वार लगभग समान ऊंचाई वाले होते हैं। मतलब अर्ध दैनिक ज्वार में 2 उच्च ज्वार आते हैं, 2 निम्न ज्वार आते हैं, और इनकी ऊंचाई क्या रहती है, लगभग एक समान रहती है। दैनिक ज्वार, इसमें प्रतिदिन केवल 1 उच्च व 1 निम्न ज्वार होता है, और इनकी ऊंचाई क्या रहती है, उच्च व निम्न ज्वारों की ऊंचाई एक समान रहती है। मिश्रित ज्वार, ऐसे ज्वार भाटा
जिनकी ऊंचाई में भिन्नता होती है। ये ज्वार भाटा सामान्य उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट और प्रशांत महासागर के बहुत से द्वीपों के समूह पर उत्पन्न होते हैं। इनकी ऊंचाई भी असमान रहती है। तो आवर्ती के अनुसार एक तो आता है अर्धदैनिक ज्वार, एक होता है दैनिक ज्वार, एक होता है मिश्रित ज्वार। अर्धदैनिक ज्वार में दो उच्च और दो निम्न, इसमें एक उच्च और एक निम्न। मिश्रित में क्या होता है? मिश्रित होता है भाई। अब देखो प्रकार, उच्च ज्वार की संख्या और विशेषता की बात करें तो अर्धदैनिक ज्वार में दो उच्च ज्वार आते हैं, लगभग ऊंचाई कैसी रहती है? समान रहती है। दैनिक ज्वार में एक उच्च ज्वार आता है, एक निम्न ज्वार आता है, दिन में एक बार आता है। मिश्रित में दो आते हैं, ऊंचाई में इनका पर्याप्त अंतर देखने को मिलता है। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी की स्थिति पर आधारित ज्वारीय बाटा। अब देखो ये तो अपन ने कम से कम 3 या 4 बार देख लिया स्थिति के आधार पर। उच्च ज्वार की ऊंचाई में भिन्नता पृथ्वी के सापेक्ष सूर्य व चंद्रमा की स्थिति पर निर्भर करता है, बिल्कुल। वर्ध ज्वार व निम्न ज्वार इसी वर्ग के अंतर्गत आता है। जब समकोणीय स्थिति होगी तो निम्न ज्वार आएगा, जब 180 डिग्री पे होंगे तो वर्ध ज्वार आएगा। वर्ध ज्वार, स्प्रिंग टाइड्स, पृथ्वी के संदर्भ में सूर्य चंद्रमा की स्थिति ज्वार की ऊंचाई को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है भाई। जब तीनों एक सीध में होते हैं तब ज्वारीय उबार अधिकतम होगा, इनको वृत्त ज्वार भाटा कहा जाता है, तथा ऐसा महीने में 2 बार होता है। कब होता है? एक तो पूर्णिमा के समय और दूसरा अमावस्या के समय। मैंने बता दिया 2 सीजीकी की स्थिति बनती है, वो कब बनती है? एक तो पूर्णिमा के समय और एक आपके अमावस्या के समय। अब देखो पूर्णिमा, पहला वर्ध ज्वार कब आता है? पूर्णिमा के 7 दिन बाद। मैंने बता दिया सप्तमी या अष्टमी को निम्न ज्वार आता है, और दूसरा वर्ध ज्वार अमावस्या के दिन आएगा, और फिर अगले 7 दिन बाद निम्न ज्वार देखने को मिलेगा सप्तमी अष्टमी के दिन। निम्न ज्वार, नेपटाइड्स। सामान्यतः वर्ध ज्वार निम्न ज्वार के बीच 7 दिन का अंतर होता है भाई। ये देखो यहाँ पर दीर्घ ज्वार, वापिस 7 दिन बाद निम्न ज्वार, वापिस 7 दिन बाद दीर्घ ज्वार, वापिस 7 दिन बाद निम्न ज्वार। इस समय चंद्रमा और सूर्य एक दूसरे के समकोण पर होते हैं। कैसे होते हैं? समकोण पर होते हैं। सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्व बल एक दूसरे से विरुद्ध कार्य करते हैं। ये इधर जल के स्थल को उठाता है, इस तरह को उठाता है, इधर ये उठाता है, मतलब एक साथ इसका बल कार्य नहीं करता। चंद्रमा का आकर्षण, चंद्रमा का आकर्षण सूर्य के दुगुने से अधिक होते हुए भी ये बल सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के समक्ष दुर्बल हो जाता है। चंद्रमा का आकर्षण अधिक क्यों? चंद्रमा का आकर्षण अधिक इसलिए क्योंकि वे पृथ्वी के अधिक निकट है भाई। अब देखो दो स्थितियां बनती है, एक तो उपभू और एक अपभू की स्थिति। देखो ये बीच में जो डंडा लगाना है ना, ये डंडे का मतलब है दूरी। इस डंडे का मतलब क्या है? दूरी। तो उपभू मतलब है पृथ्वी और सूर्य के बीच, सॉरी पृथ्वी और चंद्रमा के बीच न्यूनतम दूरी क्या कहलाती है? उपभू कहलाती है। पृथ्वी और चंद्रमा के बीच अधिकतम दूरी क्या कहलाती है? अपभू कहलाती है। क्या कहलाती है? अपभू। आगे दो और आएंगे, अपसौर और उपसौर। अपसौर और उपसौर। एक में डंडा लगा, एक में नहीं लगा। मतलब ये स्थिति, शोर मतलब सूर्य, पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी अपसौर नहीं, सॉरी अपसौर कहलाती है, और न्यूनतम दूरी उपसौर कहलाती है। डंडा लग गया मतलब अधिकतम दूरी है, डंडा हट गया मतलब न्यूनतम दूरी है। उपभू पेरिजी से कहते हैं भाई। क्या कहते हैं? पेरिजी कहते हैं, इसे एपोजी कहते हैं। महीने में एक बार जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे नजदीक होता है, असामान्य रूप से उच्च व निम्न ज्वार उत्पन्न होता है। इस दौरान ज्वारीय क्रम सामान्य से अधिक होता है। मतलब उपभू क्या है? उपभू उच्च ज्वार की स्थिति है जब पृथ्वी और चंद्रमा के बीच न्यूनतम दूरी होती है, तो पेरिजी की स्थिति बनती है, जो कि उच्च ज्वार के लिए उत्तरदायी है। जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे अधिकतम दूरी पर होता है तब चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल सीमित होता है, तथा ज्वार भाटा के क्रम उनकी औसत ऊंचाई से कम होता है। मतलब ये निम्न ज्वार की स्थिति बनती है। उपसौर व अपसौर की आगे ना स्थिति। अब देखो उपसौर मतलब है पेरीहेलियन, मतलब पास है। पेरीहेलियन मतलब पास है। पृथ्वी और सूर्य के बीच न्यूनतम दूरी उपसौर कहलाती है। क्या कहलाती है? उपसौर। ये कब होती है? 4 जुलाई को। क्या होती है? कब होती है? 4 जुलाई को। अब आप बोलोगे सर
अधिकतम जो है सबसे पास में है, सबसे क्या उपसौर की स्थिति कब होती है? 4 जुलाई को, सॉरी 3 जनवरी को, सॉरी कब होती है? 3 जनवरी को होती है भाई। अब सर आप बोलोगे सर उपसौर की स्थिति मतलब पृथ्वी के सूर्य सबसे नजदीक है, क्या है? सबसे नजदीक है, और 3 जनवरी आप बता रहे हो, क्या बता रहे हो? 3 जनवरी मतलब सर्दियों का मौसम है, और आप बोल रहे हो सूर्य पृथ्वी के सबसे नजदीक है, तो फिर इतनी सर्दी क्यों पड़ती है भाई? ये स्थिति नहीं होती, सूर्य उपसौर की स्थिति में नहीं होता तो 7% अधिक सर्दी पड़ती, इस वजह से 7% क्या है, कम सर्दी पड़ रही है। तो यहाँ पर कंफ्यूज होते हो, सूर्य और पृथ्वी की न्यूनतम दूरी 3 जनवरी के दिन होती है, अधिकतम दूरी कब होती है? 4 जुलाई। अब बोलोगे सर सूर्य जो है जुलाई में पृथ्वी से बहुत दूर होता है, लेकिन इतनी गर्मी क्यों पड़ती है? यदि ये पास होता तो 7% और गर्मी पड़ती, इस वजह से 7% गर्मी कम पड़ती है। तो अपसौर मतलब अधिकतम दूरी, उपसौर मतलब न्यूनतम दूरी। ठीक है भाई। अब देखो ये हो गया अपसौर की स्थिति, उपसौर की स्थिति। ये कब होती है? 3 जनवरी को। ये कब होती है? 4 जुलाई को। अब देखो इस चित्र को, यहां सब कुछ जो है उपसौर और अपसौर की स्थिति क्लियर हो जाएगी। अब देखो सूर्य और पृथ्वी के बीच औसत दूरी है, कितनी है? 14.96। कितनी है? 14.96 करोड़ किलोमीटर है। जब उपसौर की स्थिति होगी तो 96 से कितनी आएगी? 14.70 करोड़ किलोमीटर आ जाएगी। जब अपसौर की स्थिति होगी तो 96 से बढ़ के 15.21 करोड़ किलोमीटर हो जाएगी। मतलब ये अधिकतम है, ये न्यूनतम है, औसत कितनी है? 14.96 करोड़ किलोमीटर। ये क्या है? ये औसत दूरी है भाई, ये क्या है? औसत दूरी है। ठीक है भाई, ये पृथ्वी की कक्षा है। पृथ्वी इस तरीके से घूमती रहती है सूर्य के चारों ओर एंटी क्लॉकवाइज। बाटा और बहाव, बाटा क्या होता है? एब। उच्च ज्वार व निम्न ज्वार के बीच का समय जब जल स्तर गिरता है तो इसे बाटा कहते हैं। बाटा वो नहीं आप फेंक क्या करा पत्थर वाला, वो बाटा नहीं है, ये बाटा, ये ज्वार और ये बाटा। ये निम्नतम बिंदु बाटा कहलाता है, उच्चतम बिंदु ज्वार कहलाता है। बहाव या जाड़, उच्च ज्वार या निम्न ज्वार के बीच का समय जब ज्वार ऊपर चढ़ता है उसे बहाव या जाड़ कहा जाता है। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। ज्वार भाटा का महत्व है, देखो ये नौ संचालन में सहायता करता है, पोताश्रयों में बड़े बड़े जहाजों के प्रवेश में ये महत्वपूर्ण है। डी सिलिटेशन, ज्वार भाटा तलछटों के डिसिलिटेशन में मदद करता है तथा ज्वार नोटबुक से प्रदूषित जल को बाहर निकालने में ये कार्य करता है। उसके साथ जो मलबा है खराब वो बाहर आ जाता है। विद्युत उत्पादन में, अब देखो कई मशीनें लगी रहती है तट पे, तो वहां पर ये जल टकराता है और विद्युत का उत्पादन करता है। तो ये बहुत सारे फायदे भी है ज्वार भाटा के। आगे चलते हैं। भारत में ज्वारीय विद्युत संयंत्र, ये आपके एनसीईआरटी में दे रखा है। तो एक 3 मेगावाट शक्ति का विद्युत संयंत्र पश्चिम बंगाल में सुंदरवन तथा दुर्गा दुआरी में लगाया जा रहा है। ठीक है भाई, सुंदरवन के दुर्गा दुआरी में लगाया जा रहा है 3 मेगावाट विद्युत संयंत्र, ज्वारीय विद्युत संयंत्र। अब है महासागरीय धाराएं, कौन सी धाराएं? महासागरीय धाराएं इंपॉर्टेंट है भाई, पानी पी लेते हैं एक बार। देखो भाई महासागरीय धाराएं जो है महासागरों में नदी प्रवाह के समान है। जैसे धरातल पर नदियां बहती है ना, ठीक वैसे ही महासागरों में इस प्रकार की धाराएं जो बहती है वो महासागरीय धाराएं कहलाती है। ये निश्चित मार्ग व दिशा में जल के निर्मित प्रवाह को दर्शाते हैं। मतलब इनका एक निश्चित मार्ग होता है, निश्चित दिशा होती है। महासागरीय धाराओं को प्रभावित करने वाले बल, देखो यहाँ से सवाल तो ठंडी और गर्म जल धारा के नाम का ही पूछेंगे, लेकिन अपने को पूरा पढ़ना पड़ेगा क्योंकि सवाल कहीं से भी बन जाते हैं आजकल जो है। निम्न में से कौन सा सही है? ए बी सी, ए डी बी, इस प्रकार के सवाल आते हैं तो पूरा कंप्लीट करते हैं। महासागरीय धाराओं को प्रभावित करने वाले बल कौन सा है? एक तो प्राथमिक बल है, द्वितीयक बल है।
जो जल की गति को प्रारंभ करता है वो प्राथमिक बल है, जो धाराओं के प्रवाह को नियंत्रित करता है वो द्वितीय बल है भाई। प्राथमिक बल जैसे सौर ऊर्जा, देखो सौर ऊर्जा से जल का गर्म होना, सूर्य की जो ऊर्जा मिलती है उससे क्या होता है, वो जल गर्म होता है। सौर ऊर्जा से गर्म होकर जल क्या करता है, फैलता है। ठीक है भाई। वायु, महासागर के सतह पर बहने वाली वायु जल को गतिमान करती है। देखो सबसे पहले सूर्य की जो है गर्माट के कारण, ऊर्जा के कारण वो जल क्या है, गर्म होता है, फैलता है, फैलता है, फिर वायु चलती है तो उस सतह के जल को आगे खिसकाने का कार्य करती है, गुरुत्वाकर्षण। अब देखो गुरुत्वाकर्षण के कारण जल नीचे बैठता है और ये एक जल दाब प्रवणता में भिन्नता लाता है। अब गुरुत्वाकर्षण होने से जल नीचे बैठता है, तो नीचे बैठता है तो जहां जल ऊपर रहता है वो इस स्थान को घेरने के लिए गति करता है। क्या करता है, गति करता है, तो ये भी प्रभावित करता है, प्राथमिक बल है। कोरियोलिस बल, कोरियोलिस बल के कारण उत्तरी गोलार्ध में जल की गति की दिशा में जो है दाहिने तरफ और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं तरफ। ये देखो मान लो ये है विषुवत रेखा, उत्तरी गोलार्ध में दाहिने तरफ है और इसमें बाएं तरफ। ठीक है, इस तरीके से। पवनों की अपन बात करेंगे तो पवनी जो है इस तरीके से व्यापारिक पवनें चलती है ना, ये इनकी दिशाएं उल्टी होती है, इधर से इधर चलती है, इधर से इधर चलती है। ठीक वही है अपने मार्ग से उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी तरफ और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं तरफ मुड़ती है। विश्वत वृत्त पर जल स्तर, मतलब भूमध्य रेखा पर जल का स्तर। विश्वत वृत्त कह दो, भूमध्य रेखा कह दो, 0 डिग्री रेखा कह दो, या फिर कौन सी इक्वेटर। सौर ऊर्जा से गर्म होकर, इक्वेटर कहते हैं क्या इसको, देखो इंग्लिश मेरी थोड़ी कमजोर है। सौर ऊर्जा से गर्म होकर जल फैलता है, क्या होता है, जल फैलता है। यही कारण है कि विश्वत वृत्त के पास महासागरीय जल का स्तर मध्य अक्षांशों की अपेक्षा 8 सेंटीमीटर अधिक ऊंचा होता है। अब देखो ठंडा जल होगा तो नीचे बैठा रहेगा, गर्म जल होगा तो फैलेगा ऊपर उठेगा, मतलब हल्का हो जाएगा। इसके कारण बहुत कम प्रवणता यहाँ पर उत्पन्न होती है तथा जल का बहाव ढाल से नीचे की तरफ होता है, ढाल से नीचे की तरफ होता है, तभी तो ये इस तरीके से आगे चलता है। वायु और जल का घर्षण, अब देखो महासागर के सतह पर बहने वाली वायु जल को क्या करती है, गतिमान करती है, जल को गतिमान करती है। इस क्रम में वायु एवं पानी की सतह के बीच उत्पन्न होने वाला घर्षण बल जल की गति को प्रभावित करता है। ठीक है भाई, मतलब जो वायु है वो महासागरीय जल को प्रभावित करता है, बहाव की वजह। अब देखो गायर्स, याद रखना आर्कटिक महासागर के अलावा, आर्कटिक महासागर के अलावा जो है सभी में विषुवत रेखीय धाराएं और प्रतिविषुवत रेखीय धाराएं चलती है, सिर्फ आर्कटिक जो वर्त है, आर्कटिक जो महासागर है उसमें नहीं चलती। अब देखो गायर्स कितने बनते हैं इस पृथ्वी पर, संपूर्ण पृथ्वी पर आपको दिख रहे हैं कितने, 5 गायर्स बनते हैं। कितने बनते हैं, 5 बनते हैं, 2 तो प्रशांत महासागर में, 2 अंटार्कटिक महासागर में और 1 हिंद महासागर में। कहाँ बनता है, हिंद महासागर में। ठीक है भाई, तो 5 बनते हैं। कोरियोलिस बल के कारण उत्तरी गोलार्ध में जल की गति की दिशा के दाहिने तरफ, ये देखो दाहिने तरफ मुड़ जाता है, उत्तरी गोलार्ध में दाहिने तरफ मुड़ जाता है, तथा दक्षिणी गोलार्ध में बाईं तरफ, ये देखो बाईं तरफ। आप इस तरीके से खड़े रहोगे तो दक्षिणी गोलार्ध में इस तरीके से मुड़ता है, और इस तरीके से खड़े रहोगे तो उत्तरी गोलार्ध में इस तरीके से मुड़ता है। तो ये दाहिना हाथ कहलाता है, ये बायां हाथ कहलाता है। आप देसी भाषा के मायने इन दावड़ियों के वहां और इन जीवणों के वहां, इन दावड़ियों के वहां मतलब आप सोच लेते हो कि ये दायां है, बल्कि ये दायां है और ये बायां हाथ है। ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर प्रवाहित होता है तथा उनके चारों ओर बहाव की एक वलय, एक चक्र बनता है जिसे अपन गायर्स कहते हैं। संपूर्ण पृथ्वी पर ये 5 गायर्स बनते हैं भाई। ठीक है, कितने बनते हैं, 5। याद रखना हिंद महासागर में 1 बनता है, बाकी दोनों जो बड़े महासागर है उनमें 2-2 बनते हैं। महत्वपूर्ण, इनके कारण सभी महासागरीय बेसिनों में बहुत वर्ताकार धाराएं जो है क्या होती है, उत्पन्न होती है। आगे देखिए भाई, घनत्व और ऊर्ध्वाधर गति की बात करें। पानी में घनत्व में अंतर महासागरीय जल धाराओं की ऊर्ध्वाधर गति को प्रभावित करते हैं, बिल्कुल करते हैं। घनत्व, तापमान, दाब प्रवणता, ये सब चीजें क्या करती है, इस जल के संचलन को प्रभावित करती है। अधिक खारा जल निम्न खारे जल की अपेक्षा ज्यादा सघन होता है, सघन होता है तो नीचे बैठेगा। ठीक है, ठंडा जल गर्म जल की अपेक्षा अधिक सघन होता है, अधिक सघन होगा तो नीचे बैठेगा। सघन जल नीचे बैठता है, बिल्कुल भाई, जबकि हल्के जल की प्रवृत्ति ऊपर उठने की होती है। अब होता क्या है, जब जल खारा होगा
खारा होगा तो दाब प्रवणता ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। मान लो ये समान जल है, अब ये जल जो है खारा है, तो ये खारा है तो ये नीचे बैठेगा, क्या आएगा, नीचे बैठेगा। और यहां से जो है दाब प्रवणता आपको नजर आने लगेगी, यहाँ का जल यहाँ आने का प्रयास करेगा, करेगा ना। तभी तो जो है कैस्पियन सागर में नदियां आके गिरती है वो पेटे से नीचे, खारा जल है नीचे बैठा हुआ है तो नदियां आती है, उनमें आसपास का जल आता है उस जगह को भरने के लिए। अब देखो ठंडा जल, ठीक वही स्थिति होती है, ठंडा जल क्या होगा, नीचे बैठेगा। ये ठंडा जल नीचे बैठेगा तो ये जो गर्म जल है ये इस जगह को भरने का प्रयास करेगा, मतलब दाब प्रवणता दिखाई देगी और जल का संचलन होगा। ठीक है भाई, आगे देखो ठंडी और गर्म जल धाराओं की उत्पत्ति। अब ये है इंपॉर्टेंट। ठंडी जल धाराएं, ठंडे जल वाली महासागरीय धाराएं तब उत्पन्न होती है जब ध्रुवों के पास वाले जल नीचे बैठते हैं और धीरे धीरे विषुवत वृत्त की ओर गति करते हैं। गर्म जलधाराएं विषुवत वृत्त से सतह के साथ साथ होते हुए ध्रुवों की ओर जाती है और उन्हें जल का स्थान, उस जल का स्थान लेती है। अब देखो ठंडी जो जल धाराएं हैं वो ध्रुवों से आती है, किधर से आती है, ध्रुवों से आती है। और गर्म जल धाराएं विषुवत रेखा से जाती है। आगे आपको स्पष्ट मानचित्र के माध्यम से मैं दिखा दूंगा महासागरीय धाराओं की विशेषता। अब देखो इनकी पहचान जो है इनके प्रवाह से होती है। सामान्यतः धारा सतह के निकट सर्वाधिक शक्तिशाली होती है। देखो ये जो धारा है ये इस सतह पर सर्वाधिक शक्तिशाली होगी। अब देखना ऊपर जो है जल जिस गति से चलता है और नीचे उस गति से नहीं चलता, नहीं चलता। देखो गहराई में जो गति है वो कितनी रहती है, 0.5 नॉट से भी कम। कितनी, 0.5 नॉट से भी कम। मध्यम गहराई में बात करें तो धीमी गति रहती है और ऊपर वाली सतह की बात करें तो 5 नॉट से अधिक रहती है। तो क्या पता चला कि सतह से नीचे की ओर जाने पर इस जल के संचलन की गति कम होती जाती है। रात और दिन का फर्क होता है गहराई से सतह की ओर। ड्रिफ्ट और धारा की शक्ति, हम किसी धारा की गति को उसके ड्रिफ्ट के रूप में जानते हैं। क्या, ड्रिफ्ट के रूप में जानते हैं। और इस ड्रिफ्ट को किस में मापा जाता है, नोट में मापा जाता है। धारा की शक्ति का संबंध उसकी गति से होता है और गति को उसके ड्रिफ्ट के रूप में जानते हैं कि वो ड्रिफ्ट कैसी है, किस गति से चल रही है। महासागरीय धाराओं के प्रकार गहराई के आधार पर। अब देखो मात्र 10%, महासागरीय जल का 10% भाग सतही या उभरी जल धारा है। ये धाराएं महासागरों में 400 मीटर की गहराई तक उपस्थित होती है भाई। कितनी, 400 मीटर की गहराई तक उपस्थित होती है और पूरे समुद्री जल का 10% होती है। 90% महासागरीय जल का 90% भाग गहरी जलधाराओं के रूप में है। ये जलधाराएं महासागरों में घनत्व और गुरुत्व की भिन्नता के कारण बहती है। गहरी जलधाराओं का प्रवाह, प्रवाह की बात करें तो उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में जहाँ तापमान कम होने के कारण घनत्व अधिक होता है वहां गहरी जलधाराएं बहती है, क्योंकि यहाँ अधिक घनत्व के कारण पानी नीचे की तरफ बैठता है। तो गहरी जलधाराओं का प्रवाह अधिक उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में देखने को मिलता है। तापमान के आधार पर धाराओं का वर्गीकरण, बहुत अच्छी तरीके से जो है इन दोनों का वर्गीकरण देखना है भाई, इंपॉर्टेंट है। आगे की 5-4 स्लाइड जो है वो अति महत्वपूर्ण हो जाती है। ठंडी जलधाराएं, ये ध्रुवीय क्षेत्र से भूमध्य रेखा की ओर बहती है। ध्रुवीय क्षेत्र कैसे होते हैं, ठंडे क्षेत्र होते हैं, तो उधर से विषुवत रेखा की ओर, भूमध्य रेखा की ओर बहती है। तटीय क्षेत्रों का तापमान कम करती है, बिल्कुल ठंडी जलधारा आएगी तो उस क्षेत्र का तापमान कम करेगी। सामान्यतः ये महाद्वीपों के पश्चिमी तट पर बहती है, महाद्वीपों के पश्चिमी तट पर बहती है भाई, महाद्वीपों के पश्चिमी तट पर बहती है सामान्यतः। उत्तरी गोलार्ध में महाद्वीपों के पश्चिमी किनारे जैसे कैलिफोर्निया की धारा जो है वो कैसी है, ठंडी धारा है। तो उत्तरी गोलार्ध में महाद्वीपों के पश्चिमी किनारे पर, और दक्षिणी गोलार्ध में भी यदि बात करें तो महाद्वीपों के पश्चिमी किनारे पर, जैसे पेरू, हम्बोल्ट की धारा, बेंगुएला की धारा, है ना, हम्बोल्ट की धारा अपन पढ़ते हैं ना, हम्बोल्ट की धारा, ये दक्षिणी अमेरिका के तट पर, ये हम्बोल्ट की धारा, पेरू की धारा, जो कि भारतीय मानसून के लिए अति महत्वपूर्ण है। अल्नीनो, आनीनो, ये इससे महत्वपूर्ण और क्या धारा होगी भाई। तो ठंडी जलधारा क्या है, ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर चलती है, ये किसी भी क्षेत्र के तापमान को कम करती है और ये महाद्वीपों के पश्चिमी किनारे पर अमूमन चलती है। गर्म जलधाराएं, ये भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बहती है, आसपास के
क्षेत्रों का, तटीय क्षेत्रों का तापमान बढ़ाती है। सामान्यतः ये महाद्वीपों के पूर्वी तट पर बहती है, वो पश्चिमी तट पे, ये पूर्वी तट पर। उत्तरी गोलार्ध में महाद्वीपों के पूर्वी किनारे, जैसे उत्तरी अमेरिका का पूर्वी तट, गल्फ स्ट्रीम, है ना। अब आप बोलोगे सर गल्फ स्ट्रीम से तो लेब्राडोर भी मिलती है, जो कि इसके पूर्वी किनारे पर है, लेकिन वो रेयर केस में आपको देखने को मिलेगी। अमूमन जो है पूर्वी किनारे पर गर्म जलधारा देखने को मिलेगी। दक्षिणी गोलार्ध महाद्वीपों के पूर्वी किनारे, जैसे ब्राजील की धारा, अगुलहास की धारा, ठीक है, ये कैसी धारा है रे, गर्म धारा है। अब प्रमुख महासागरीय धाराओं की बात करेंगे, यहां से आपके सवाल आएंगे ही आएंगे, आएंगे ही आएंगे। अब देखो यहां पर ये देखना है, जो आपको नीला दिखाई दे रहा है, ये नीला जो दिखाई दे रहा है, ये कैसी धारा, ठंडी धारा है। कैसी है, ठंडी। ये जो पीला दिखाई दे रहा है, ये कैसी है, गर्म है। तो ये तो है संकेतक, ये क्या है, संकेतक है। अब इन संकेतों के माध्यम से एक बार जूम करके अपन देखते हैं, ठीक है। नीला मतलब गर्म, नीला मतलब ठंडी है, पीला मतलब क्या है, गर्म है। अब देखो ये दक्षिणी अमेरिका है, दक्षिणी अमेरिका के इधर ये एक धारा है, पेरू या हम्बोल्ट की धारा, कैसी है, ठंडी। कैसी है, ठंडी धारा। आपको नाम याद रखने हैं भाई। अब देखो इधर ये ब्राजील है, ये ब्राजील है ना, दक्षिणी अमेरिका का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश ब्राजील। तो इसके किनारे पर एक धारा बहती है, कौन सी धारा है, ब्राजील धारा। कैसी धारा है, गर्म धारा। ये इधर फोकलैंड की धारा है, कौन सी धारा है, फोकलैंड की धारा। ये कैसी है, ठंडी है। ये देखो इधर ये मेडागास्कर द्वीप है, हिंद महासागर का बड़ा द्वीप माना जाता है ना ये मेडागास्कर द्वीप है। इधर ये अफ्रीका है, इसके बीच में चैनल जो है मोजाम्बिक चैनल है। तो यहाँ पर एक धारा बहती है, उसका नाम क्या है, मोजाम्बिक धारा। कैसी है, गर्म है। और इसके इधर भी एक धारा बहती है, उसका नाम क्या है, मेडागास्कर धारा। दोनों कैसी है, गर्म धारा है। ये एक दोनों से मिलके आगे एक धारा बनती है, उसे भी क्या कहते हैं, गर्म जलधारा। नाम क्या है, अंगुलास धारा। इधर देखो ये पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की धारा, ये कैसी धारा है, ठंडी धारा है। कैसी धारा है, ठंडी धारा है। पूर्वी ऑस्ट्रेलियन धारा कैसी है, गर्म है। कैसी है, गर्म है। ये यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है ना, ये कैसी है, विश्वतरेखीय धारा है। ये विश्वतरेखीय धारा है, और इसके एक्स्ट्रा जल को वापिस इधर से इधर पश्चिम से पूर्व की ओर चलती है। इसे क्या कहते हैं, प्रतिविश्वतरेखीय धारा। ये भी कैसी होती है, गर्म जलधारा होती है। वेंगोला की धारा, ये वेंगोला की धारा, ये भी कैसी है, ठंडी है। कैसी है, ठंडी है। अब देखो एक बार आपको ठंडी जलधाराएं देखनी है, क्योंकि ऐसे आपके मिक्स हो जाएगा। ठंडी देखनी है तो कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया धारा, उत्तरी अमेरिका का पश्चिमी किनारा कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया की धारा कैसी है, ठंडी धारा है, ठीक है। लेब्राडोर, लेब्राडोर कैसी है, ठंडी धारा है। कैसी है, ठंडी धारा। ये देखो अफ्रीका के किनारा, किनारे पर है कन्नारी धारा। कैसी धारा, कन्नारी धारा। कैसी है, ठंडी धारा। कैसी है, ठंडी धारा। क्यूराइल की धारा या ओयोसिया की धारा, क्यूराइल या ओयोसिया की धारा एशिया के पूर्वी किनारे पर चलती है। कैसी है, ठंडी धारा। कैसी है, ठंडी धारा। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की धारा कैसी धारा है, ठंडी धारा। बहुत सारी धारा है, छोटी छोटी और भी है, लेकिन मोस्टली 80% मैंने यहाँ पर कवर कर दी है, और इससे बाहर शायद आपकी जाएगी नहीं। बाकी एक दो है, वो मैं आपको टेस्ट में दे दूंगा, टेस्ट सीरीज में। पेरू या अम्बोल्ट की धारा, भारतीय मानसून इसी से प्रभावित होता है। पेरू या अम्बोल्ट की धारा कैसी है, ठंडी धारा है। फोकलैंड की धारा कैसी है, ठंडी धारा। वेंगुला की धारा कैसी है, ठंडी धारा है। तो ये तो अपन ने ठंडी धारा देखी। अब देखते हैं गर्म धारा। गर्म धारा। अब आप सोचोगे सर ये जो अपने को है, मैं थोड़ी देर बाद मैंने क्या है कि भूल जाऊं, और मन याद कौन रहे कौन सी ठंडी है कौन सी गर्म है। तो मैं थाने एक बात बताई कि जगह दुर्वा आ रही है, दुर्वा आ रही है, मतलब जगह को निशान इया है, वह कैसी है, ठंडी है। जबकि इया जा रही है या इया जा रही है, अन कौन सी कहवे, गर्म कहवे। कौन सी धारा है, गर्म धारा। तो ध्यान रख जो है। अब देखो केनी की धारा, एंटीलीज की धारा, फ्लोरिडा की धारा, गल्फ स्ट्रीम की धारा, ये चारों की चारों धारा कैसी है, गर्म है। अलास्का की धारा कैसी है, गर्म धारा है, ठीक है। विश्वतरेख की धारा, प्रतिविश्वतरेख की धारा कैसी हो गई, गर्म हो गई। ब्राजील की धारा कैसी हो गई, गर्म हो गई।
मोजाम्बिक, मेडागास्कर, अंगुलास की धारा कैसी हो गई? गर्म हो गई। सोमालिया की धारा कैसी हो गई? गर्म हो गई। सुसीमा, क्यूरोशिवा की धारा कैसी हो गई? गर्म हो गई। पूर्वी ऑस्ट्रेलियन धारा कैसी हो गई? गर्म हो गई। तो सारी चीजें आपके क्लियर हो चुकी है। मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों में धाराएं, अब देखो मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों में महासागरों पर वायु प्रतिचक्रवात के रूप में बहती है। दक्षिणी गोलार्ध में ये प्रवाह उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा अधिक स्पष्ट है। यहाँ पर वो गृहस्थी चालीसार नाम सुना है कि प्रचंड पचासा, चीखती साटा, वो कौन से दक्षिणी गोलार्ध में चलती है। हमारी जो है महासागरीय धारा भी लगभग इसी के अनुरूप प्रवाहित होती है भाई। उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में धाराएं, उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में वायु प्रवाह मुख्यतः चक्रवात के रूप में होता है और महासागरीय धाराएं भी इसी का अनुकरण करती है। मानसून प्रधान क्षेत्रों में धाराएं, अब देखो मानसून प्रधान क्षेत्रों में मानसून पवनों का प्रवाह जल धाराओं के प्रवाह को प्रभावित करता है। कोरियोलिस प्रभाव और धाराओं की दिशा, अब देखो निम्न अक्षांशों से बढ़ने वाली गर्म जल धाराएं कोरियोलिस प्रभाव के कारण उत्तरी गोलार्ध में अपने दाईनी ओर मुड़ जाती है और दक्षिणी गोलार्ध में अपनी बाईं ओर मुड़ जाती है। ये प्रभाव पृथ्वी के घूर्णन के कारण होता है और महासागरीय धाराओं की दिशा निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उष्मा का स्थानांतरण, महासागरीय जलधाराएं भी वायुमंडलीय प्रवाह की भांति गर्म अक्षांशों से उष्मा को स्थानांतरित करती है। जैसे आर्कटिक व अंटार्कटिका, ठंडी जलधाराएं उष्णकटिबंधीय विस्तृत क्षेत्रों की तरफ प्रवाहित होती है और वहां के तापमान को घटाने का प्रयास करती है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र गर्म जलधाराएं ध्रुवों की तरफ जाती है और उसके तापमान को बढ़ाने का प्रयास करती है। ठंडी जलधाराओं का प्रभाव, तापमान कैसा रहता है? औसत तापमान अपेक्षाकृत कम होते हैं, दैनिक वार्षिक तापांतर भी कम होता है, या कोहरा छा जाता है। ये क्षेत्र प्राय शुष्क रहते हैं, इस कारण इसे शीत मरुस्थल कहा जाता है। गर्म जलधाराओं का प्रभाव पश्चिमी तट पर क्या पड़ता है? देखो मध्य व उच्च अक्षांशों में महाद्वीपों के पश्चिमी तटों पर गर्म जलधाराएं बहती है, जिसके कारण यहाँ एक अलग जलवायु पाई जाती है। जैसे ग्रीष्म ऋतु अपेक्षाकृत कम गर्म होती है और शीत ऋतु भी अपेक्षाकृत मृदु होती है, वार्षिक तापांतर कम होता है। गर्म जलधाराओं का प्रभाव पूर्वी तट पर कैसा पड़ता है? उष्ण व उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में गर्म जलधाराएं महाद्वीपों के पूर्वी तट के समानांतर बहती है, इसी कारण यहाँ जलवायु गर्म व आर्द्र होती है। ये क्षेत्र उपोष्ण कटिबंध के प्रतिचक्रवाती क्षेत्रों के पश्चिमी किनारों पर स्थित है। ये एनसीईआरटी की लैंग्वेज है, तो आपको एक बार मोटा मोटा देखना है, बाकी मैंने बता दिया धाराओं से सवाल आपके कहाँ से बनेंगे। मत्स्य क्षेत्रों का निर्माण, अब देखो जहां ठंडी व गर्म जलधाराएं मिलती है वहां ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए, समुद्री ऑक्सीजन आपूर्ति के लिए प्लैंकटन महत्वपूर्ण होते हैं। तो इसकी वर्दी में सहायक होते हैं, जो मछलियों का प्रमुख भोजन है। आप देख सकते हो इधर से गल्फ स्ट्रीम धारा, इधर से लेब्राडोर की धारा, लेब्राडोर और गल्फ स्ट्रीम की धारा जहां पर मिलती है वहां पर आदर्श मत्स्य उत्पादन केंद्र का निर्माण होता है। संसार के प्रमुख मत्स्य क्षेत्र इन्हीं क्षेत्रों में जहां गर्म व ठंडी जलधाराएं मिलती है वहां पाए जाते हैं। उत्तरी अमेरिका के पूर्वी किनारे पर संसार के महत्वपूर्ण मत्स्य उत्पादन क्षेत्र आपको देखने को मिलते हैं। अब देखो बहुविकल्पीय प्रश्न अपन देख लेते हैं, कुछ है जो आपकी एनसीईआरटी में लास्ट में ऑब्जेक्टिव दे रखे हैं, उनको देखते हैं। महासागरीय जल की ऊपर और नीचे की गति किससे संबंधित है? ज्वार से संबंधित है। सिंपल सा सवाल है। वर्ष ज्वार आने का क्या कारण है? सूर्य व चंद्रमा का पृथ्वी पर एक ही दिशा में गुरुत्वाकर्षण बल, मतलब सीजीकी की स्थिति जो है ये उच्च ज्वार का कारण है। पृथ्वी तथा चंद्रमा की न्यूनतम दूरी कब होती है? जब उपभू की स्थिति होती है। अधिकतम दूरी अपभू की स्थिति। पृथ्वी उपसौर की स्थिति कब होती है? जनवरी में होती है, और वो जनवरी कौन सी है? 3 जनवरी। तो ये थी भाई आज की प्यारी सी क्लास, खूबसूरत क्लास। निश्चित रूप से इसको आप पढ़ोगे तो बहुत ज़्यादा आपको फायदा होने वाला है। इसमें अपन ने तरंगों के बारे में पढ़ा, तरंगे किस प्रकार की होती है, तरंग किसे कहते हैं, तरंगों के प्रकार क्या है, इसके क्या फायदे हैं। उसके बाद अपन ने ज्वार भाटा पढ़ा। ज्वार भाटा जो है 2 प्रकार के पढ़े अपन ने, कि जो है किस प्रकार से ज्वार आता है, किस प्रकार से भाटा आता है, संसार का सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ पर आता है, उसकी क्या गति रहती है, ज्वार के क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, ये तमाम चीज़ें अपन ने इसे अध्याय में पढ़ी। उसके बाद महासागरीय धाराओं के बारे में अपन ने अध्ययन किया कि महासागरीय धाराएं जो है किसे कहते हैं। एक इनकी निश्चित दिशा होती है, निश्चित गति होती है और जल का प्रवाह भी निश्चित होता है।
और इसमें ठंडी होती है, गर्म जलधाराएं होती है। गर्म जो है विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर चलती है, ठंडी जो है ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर चलती है। ठंडी किसी भी क्षेत्र के तापमान को घटा देती है, गर्म किसी भी क्षेत्र के तापमान को बढ़ा देती है। ये तमाम जो चीज़ें हैं, तमाम पहलुओं पर इस क्लास में अपन ने चर्चा की। नया जो अध्याय है बहुत जल्द मैं आप लोगों के बीच लेकर आऊँगा, बहुत ही शानदार तरीके से। इसको आप पढ़ना अच्छी तरीके से। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।